हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, जैसा कि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है कि जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है वो 4 से 6 महीने में हो जाएगा। तो ऐसे कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट है कि 4 से 6 महीने में सभी जो है टीचिंग एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने दोबारा से जो है आपका लिटरेचर स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है आई.ए. रिचर्ड्स, और ये क्रिटिसिज्म का एक इम्पोर्टेंट जो है पोर्शन है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये राइटर है। तो आज वो जो हम स्टार्ट करेंगे वो आई.ए. रिचर्ड्स से करेंगे, और कोशिश करूँगी मैं कि जितने इम्पोर्टेंट हैं वो उनको आपके लिए वीडियो बनाऊँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आई.ए. रिचर्ड्स से। जैसा कि लिखा हुआ, पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं गाइस। इसमें क्या है? आई.ए. रिचर्ड्स एंड टी.एस. एलियट आर कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, इतने डेप्थ के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो क्वेश्चन तो एक स्टेटमेंट का होता है, एक लाइन का होता है, लेकिन अगर हमें उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे जो क्रिटिसिज्म के अंदर है वो यही है कि समझने का ज़्यादा होता है। तो चाहे आप अपना पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो है आप नेट का एग्ज़ाम दें, तो इसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है एक अच्छा पोर्शन है और उसकी आपको एक डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें ये कहा कि आई.ए. रिचर्ड्स और जो है टी.एस. एलियट हैं, ये दोनों ही जो है इनको फादर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म माना जाता है। तो फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो इसको आगे करने से पहले हम इस बात को यहाँ ये समझेंगे गाइस। पहले तो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि क्रिटिसिज्म क्या चीज़ होती है, तो वैसे सिंपल अगर लिटरल मीनिंग देखें गाइस हम, तो क्रिटिसिज्म का मीनिंग होता है आलोचना करना। लेकिन हमारा जो लिटरेचर है उसके अंदर जो क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा सा वाइड रेंज में लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि एनालिसिस करना, किसी चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को बताना। तो कोई राइटर की कोई वर्क आया है तो उसकी जो है मेरिट और डिमेरिट्स दोनों की बात करते हैं, वो क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? तो न्यू क्रिटिसिज्म से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ओल्ड क्रिटिसिज्म क्या है। ओल्ड क्रिटिसिज्म कह सकते हो, ट्रेडिशनल कह सकते हो, क्लासिकल, कुछ भी कह लीजिए। थोड़ा सा बैक को लेते हैं तब इसको हम न्यू क्रिटिसिज्म को समझेंगे। तो गाइस किसी राइटर का जो वर्क आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई राइटर ने कोई बुक लिखी और वो आपके सामने उसका वर्क आया, उसने जो भी वर्क लिखा, अपना नोवेल लिखा, पोइट्री लिखी, कुछ भी लिखा, तो उसका जो है कोई एनालिसिस करता है तो किस एंगल से करता है। अगर वो जो है ओल्ड वे से, क्लासिकल वे से, ट्रेडिशनल वे से किया जाएगा तो क्या होता है किसी राइटर का, तो जैसे ही कोई वर्क आता, कोई बुक आती है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये राइटर कौन है, यानी इसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस एनवायरनमेंट में था, यानी उसकी हर चीज़ को उसके साथ जोड़ते हैं और फिर हम उस बुक का एनालिसिस करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। लेकिन जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि अगर कोई भी वर्क आता है, यानी किसी राइटर का कोई भी वर्क आता है, तो हमारे लिए सिर्फ वर्क इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वो राइटर इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए जो टी.एस. एलियट है और आई.ए. रिचर्ड्स हैं, उनका ये मानना है, या जो न्यू क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि जो वर्क है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई राइटर वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें ना तो उसके एनवायरनमेंट की तरफ जाना है, हमारे लिए जो है इसका जो वर्क है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी पे हमें फोकस रखना होगा। तो इसको आप आज के दौर के अकॉर्डिंग इसको सिंपल समझिए। आप क्रिटिसिज्म की टर्म नहीं समझ में आए तो सिंपल समझिए। मान लीजिए कोई मूवी आई है, कोई मूवी है, और अगर आप, जैसे हम एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई मूवी आती है, तो अगर हम ये देखते हैं कि ये मूवी आई है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बनाई किसने है। तो वो बनाई किसने है, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाता है कि भाई ये डायरेक्टर है इसका, तो इस टाइप की ये मूवी बनाता है। तो हम एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने रोहित शेट्टी का नाम सुना होगा। तो रोहित शेट्टी की मूवी नॉर्मली कैसी होती है? एक्शन वाली मूवी होती है। तो हम अगर वो कोई भी नई मूवी लेके आते हैं तो हमारे सामने क्या है कि या तो वो एक्शन की मूवी होंगी, उसमें एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, या कॉमेडी। अगर आपको गोलमाल याद है, जितनी भी रेंज है उनकी, तो अगर तो आपके माइंड में क्या है, या तो कॉमेडी होगी या जो है एक्शन मूवी होगी। तो कोई नई मूवी आई है यानी वो एक आपने उनका एक जोनरा सेट कर दिया है और उस जोनरा में उसको जो है बाइंड कर रखा है। तो कोई भी नई मूवी आएगी, अगर उन्होंने अलग से कोई थीम लिया हुआ है
तो मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि रोहित शेट्टी ने कोई अलग से थीम लेके कोई मूवी बना दी, लेकिन आपके माइंड में क्या है कि या तो एक्शन मूवी होनी चाहिए या वो कॉमेडी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसका एनालिसिस करेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि ये तो मूवी अच्छी नहीं है। तो ये अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते हो तो ये क्लासिकल वे है क्रिटिसिज्म का। लेकिन अगर आप जो है कोई मूवी आती है, आप ये नहीं देखते कि इसका डायरेक्टर कौन है, ये बनाई किसने है, और फिर मूवी के जो है एनालिसिस करते हो, वो जो है न्यू क्रिटिसिज्म है। तो न्यू क्रिटिक्स ये कहते हैं कि हमें जो फोकस डालना है सिर्फ वर्क पे डालना है कि उसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ना कि राइटर का या उसके बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है आई ए रिचर्ड्स क्या कहता है, उसकी जो थ्योरी क्या है। तो आई ए रिचर्ड्स बिलीव्ड दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है गाइज हमारे लिए कि जो आई ए रिचर्ड्स है उसके लिए क्या है कि जो क्रिटिसिज्म है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो क्रिटिक्स है उनके लिए जो ऑब्जेक्ट है वर्क है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जो राइटर है या जो ऑडियंस है या जो क्रिटिक्स है वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल मूवी का दिया, तो मूवी एक नई आई, आपने देखी नहीं है और पहले ही उसका जो है क्रिटिसिज्म करने लग गए हो कि अच्छी है या बुरी है, क्योंकि आप जो ऑलरेडी बाइस्ड हो कि एक पर्टिकुलर राइटर आया है, एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्टर है वो ऐसी ही मूवी बनाता है, तो वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। तो कोई भी क्रिटिसिज्म जो है कैसा होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो क्रिटिक्स है उसको बाइस्ड नहीं होना चाहिए। ही वॉज fascinated by the newly developing science of psychology and wanted to evaluate art in terms of state of mind induced by it. तो जो आपके आई ए रिचर्ड्स हैं उनका ये मानना है कि साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप कोई क्रिटिक्स जो है क्रिटिसिज्म करता है उसको ये देखना चाहिए, उस वर्क को इस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए, उस आर्ट को इस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए कि उसने जो है माइंड के ऊपर क्या जो है इम्पैक्ट डाला है, माइंड के अंदर कैसी वो फीलिंग लेके आया, क्या इमोशन उसने अराउज किए हैं, तो उन चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ना चाहिए, ना कि जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि कोई डायरेक्टर जो है नया जोनरा भी यूज कर सकता है, तो हमें जो है मतलब राइटर को के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, इन चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। Richards proposes a psychological theory of art. Art is valuable because it helps to order our impulses. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिचर्ड्स ने अपनी तरफ से थ्योरी दी है कि जो आर्ट है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। वैल्यूएबल कैसे क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी इम्पल्सिस को ऑर्डर में लाती हैं। इम्पल्सिस क्या है गाइस? इम्पल्सिस का मीनिंग होता है इमोशंस, यानी संवेग। क्योंकि कोई भी आप जब वर्क ऑफ आर्ट देखते हो, कोई पेंटिंग देखते हो, कोई मूवी देखते हो, तो वो हमारी जो इम्पल्सिस हैं यानी हमारे इमोशंस हैं, हमारे संवेग, उनको एक ऑर्डर में लाने का काम करती है। ऑर्डर में लाने का मतलब ये है गाइस कि वो चीज़ें जो हैं हमें कुछ ना कुछ हम उनसे सीखते हैं। तो जो है एक आर्ट जो है कैसी होनी चाहिए? एक तो वैल्यूएबल होनी चाहिए, और उसका जो है ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि वो किस राइटर की है, किस जोनरा की है, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स, the two pillars upon which a theory of criticism must rest are on account of value and account of कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है कि दो चीज़ें हैं, यानी क्रिटिसिज्म के लिए जो है किसी वर्क की जो क्रिटिसिज्म करते हैं हम, तो उसके दो पिलर हैं। दो पिलर कौन से हैं? एक तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। कोई वर्क ऑफ आर्ट किया है या फिर जो है कोई भी आर्ट का पीस है, चाहे वो मूवी है, बुक है, या फिर किसी भी तरह का जो है आर्ट है, पेंटिंग है, तो एक तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू से मतलब है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ ऑडियंस के ऊपर या जो उसको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए। दूसरा जो है उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन की जो है पावर होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इसको आप इस एंगल से समझ सकते हो गाइस कि हर जो पीस ऑफ वर्क होता है, पीस ऑफ आर्ट होता है, वो अपनी तरफ से उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर होती है। कम्युनिकेशन पावर का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई मैसेज देती है। अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट जो है किसी तरह का मैसेज नहीं दे रही है तो हम उसको सही नहीं मानेंगे अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स। तो चाहे जो आपका जो ओनर है, जो उस वर्क को करने वाला है, चाहे पेंटर है या फिर कोई राइटर है या कोई डायरेक्टर है या राइटर है जो मूवी को लिख रहा है, तो उनका जो है वो चाहे या ना चाहे लेकिन इनडायरेक्टली कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन की जो है पावर होती है, और वो कम्युनिकेशन का मतलब है वो हम तक कोई मैसेज भेजती है और उस मैसेज को हम समझते हैं, यानी उसके अंदर वैल्यू होती है। तो रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है? दो चीज़ें हैं, टू पिलर्स हैं क्रिटिसिज्म के। एक तो जो वैल्यू ऑफ जो पीस ऑफ आर्ट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी वैल्यूएबल होना चाहिए, और दूसरा जो है कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर पावर होनी चाहिए।
रिचर्ड्स बिलीव्स दैट द आर्ट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स बाय कम्युनिकेटिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें भी वही उस पिछली जो बात है उसी को यहाँ आगे बढ़ाया है कि रिचर्ड्स का ये बिलीव था कि जो कोई भी पीस ऑफ वर्क आर्ट है वो क्या करता है, वो हमारी अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर है तो वो क्या करेगा, वो हम पे कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा, हमें जो है अफेक्ट करेगा। वो इससे जो है क्या हम हमारी जो लाइफ का वे ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। आप इसको इस एंगल से समझेंगे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वो कोई अच्छा मैसेज छोड़ती है हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर अच्छा मैसेज छोड़ती है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम जो है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाने लग जाते हैं, यानी हम मोटिवेट हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो वो किससे हो, किसी मूवी को देख के हो जाते हैं, कोई जो है खेलों में चला जाता है, फिर कोई जो स्टडी में हो जाता है, या किसी तरह का कोई अपना वे ऑफ लिविंग को जो है इंप्रूव कर जाता है। या ये भी हो सकता है अगर आप गलत चीज़ें देखते हैं तो गलत चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है। यानी चाहे नहीं चाहे एक वर्क ऑफ आर्ट के अंदर जो है क्या होता है, कम्युनिकेशन की पावर होती है और वही जो है वो हमारी लाइफ को वर्स भी कर सकती है और इम्प्रूव भी कर सकती है। तो अगर एक अच्छा वर्क ऑफ पीस ऑफ आर्ट है तो वो हमारी लाइफ को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग। Richards says that the function of the art is to organize our impulses, that the effect of art is the regulation, interanimation and balancing of impulses. In some respect, Richards' theory resembles Aristotle's catharsis, which suggests that the function of tragedy was to restore emotional balance. गाइस ये वही बात है जो बार बार रिपीट की जा रही है। तो इसके अंदर ये क्या है कि हमारी जो इम्पल्सिस होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, किसी भी पीस को जब हम देखते हैं, वर्क ऑफ आर्ट को हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो हमारी इम्पल्सिस को ऑर्गेनाइज करती है, बैलेंस कर देती है। अब इसको कैसे कहेंगे, देखो हर इंसान के अंदर जो है हर तरह का इमोशन होता है, यानी पिटी होती है हमारे अंदर जो है लव की फीलिंग होती है, हेट की फीलिंग होती है, यानी लगभग हम हर इंसान के अंदर हर तरह की फीलिंग होती है। तो जो कोई पीस ऑफ वर्क आता है तो वो क्या करता है, वो हमारी उस फीलिंग को जो सालों से दबी हुई थी उसको उखाड़ देता, उठा देता है, अराउज कर देता है, और जिससे जो है फिर हम धीरे धीरे जो हमारा एक इम्बैलेंस हो चुका था, यानी अगर जैसे क्या है कि अगर हम बुरी चीज़ों को देखेंगे तो अच्छा ही हमसे हमारे अंदर से ऐसा लगता है कि है ही नहीं, अगर हम पूरे ज़्यादा अच्छाई में है तो लगता है कि हम बुरे हैं ही नहीं, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं या ईगो कर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, एक आदमी जब कोई गलत काम करता तो किस सिचुएशन में उसने गलत काम किया, हम ये सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो है कोई भी जो उसका फंक्शन है किसी पीस ऑफ वर्क का, उसका ये है कि वो हमारी इम्पल्सिस को हमारी को जो ऑर्गेनाइज करे, बैलेंस करे। और ये कहीं ना कहीं जो रिचर्ड्स की थ्योरी है वो अरिस्टोटल ने जो कैथारसिस की थ्योरी दी है उससे बैलेंस करते हैं। अब कैथारसिस की भी यही है कि आपके सामने कोई ट्रेजेडी हो रही है, आप उस ट्रेजेडी को देखते हो मूवी वगैरह में, तो कोई ट्रेजेडी की मूवी है तो आप रोने लग जाते हो, कोई कॉमेडी चल रही है तो आप हंसने लग जाते हो। तो वो क्या है, आपके इमोशंस को उसने अराइज कर दिया है। तो और वो धीरे धीरे फिर हम जो है ये समझने लग जाते हैं कि इस दुनिया में कोई अगर बुराई भी कर रहा है, कुछ बुरा भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो हमारे अंदर वो कुछ ज़्यादा अच्छे होने की ईगो नहीं आती, और अगर हम बुरे हैं या कुछ गलत रास्ते पे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से इनका जो राइटर है उनके कहने का मतलब यही है कि वो हमारी जो इम्पल्सिस हैं उनको जो है वो क्या कर जाती है, ऑर्गेनाइज कर जाती हैं। अब यहाँ पे जो है क्रिटिसिज्म के ऊपर ही अपना थ्योरी नहीं दी है, उन्होंने जो है लैंग्वेज के यूज़ के ऊपर भी बोला है। तो उन्होंने जो है लैंग्वेज के दो यूज़ बताए हैं, एक जो है उनके अकॉर्डिंग जो है डेनोटेटिव यूज़ है और दूसरा जो है कोनोटेटिव। अब ये डिनोटेटिव और कोनोटेटिव क्या होता गाइस, अगर हम इनका लिटरल मीनिंग देखें तो डिनोटेटिव का मीनिंग होता है कि आप जो डिक्शनरी में मीनिंग देखते हैं किसी वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है, और कोनोटेटिव होता है एक आपका जो है साइकोलॉजिकल जो मीनिंग होता है वो होता है, उसको बोलते हैं। यानी आप अपने अकॉर्डिंग जो है किसी चीज़ के कई मीनिंग निकाल सकते हो। यानी डिनोटेटिव ये होता है कि भाई जैसे एक सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं, डिनोटेटिव है जैसे हाउस है, तो हाउस एक ऐसा वर्ड है, मतलब टू लिव इन दैट प्लेस। एक हाउस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हो, वो जो है हाउस है। अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो ये है।
और कोनोटेटिव मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको शांति मिलती है, जो आपका लविंग है, लविंग प्लेस है, तो आप इसके कोनोटेटिव मीनिंग ये निकाल सकते हो। किसी के लिए एक हाउस ऐसी जगह होगी जो उसको जो है इरिटेशन देती है, या फिर झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो सबके अपने अपने मीनिंग है। डिनोटेटिव यानी कि लिटरल मीनिंग, और कोनोटेटिव यानी कि जो उसका इमोटिव मीनिंग होता है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो रिचर्ड्स है उसने ये दो तरह के मीनिंग बताए हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है जो डिनोटेटिव मीनिंग है वो सिंगल मीनिंग होता है उसका, लेकिन जो आपका कोनोटेटिव मीनिंग है उसके इमोटिव यूज होता है, और वो मल्टीपल मीनिंग को शो करता है। मल्टीपल मीनिंग का मतलब ये है गाइस कि एक राइटर अगर किसी वर्ड को यूज कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो जिस वर्ड को यूज कर रहा है सेम उसका मीनिंग जो है डिक्शनरी में जैसा हो वैसा ही यूज करे, तो वो जो है किसी वर्ड का कोनोटेटिव मीनिंग भी यूज कर सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसके अंदर पूरी स्लाइड के अंदर यही है। अब जो है इनका एक वर्क है गाइज, साइंस एंड पोइट्री, ये जो है इनकी बुक का नाम है। एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जितनी ये बातें बताई हैं ये उसी का पोर्शन है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का ही। तो यहाँ पे साइंस और पोइट्री इनकी वर्क का नाम है। इन्होंने यहाँ पे एक टर्म दी है शूडो स्टेटमेंट। शूडो स्टेटमेंट जो है किसके लिए है, पोइटिकल स्टेटमेंट के लिए उन्होंने यूज किया है शूडो स्टेटमेंट। तो व्हाट इज शूडो स्टेटमेंट? शूडो स्टेटमेंट है क्या गाइज? देखो यहाँ पे साइंस और पोइट्री बोला, यानी साइंस की और पोइट्री दोनों की बात की है यहाँ पे रिचर्ड्स ने। तो साइंस में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट आता है, यानी किसी तरह की जो स्टेटमेंट आई है वो जो है दो चीजें होंगी, यानी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यानी कोई स्टेटमेंट आई है साइंस के अंदर तो या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ये वो जो है थोड़ी सी सच और थोड़ी सी झूठ नहीं हो सकती। यानी कोई लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है या तो वो सही है या वो गलत है, दो चीजें हैं। लेकिन पोइट्री में कोई चीज पूरी तरह से ना तो ट्रू होती है ना ही फॉल्स होती है। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, शूडो स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको इस एंगल से समझ सकते हो आप। यानी पोइटिकल जो स्टेटमेंट होती हैं वो जो है प्योरली जो है ट्रू स्टेटमेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, शूडो स्टेटमेंट होती है। शूडो स्टेटमेंट ये है कि किसी आदमी के लिए कोई चीज ट्रू है, किसी के लिए कोई इमोशन जो है फॉल्स हो सकता है। एक चीज को देख के, एक मूवी को देख के आप उसमें कुछ और देखेंगे और दूसरा पर्सन उसको देखेगा तो उसको किसी और एंगल से देखेगा। तो दोनों के लिए जो है वो चीजें ट्रू है और दोनों के लिए कुछ एक दूसरे की जो एक्सपीरियंस है वो फॉल्स हो सकता है। तो ये जो है इसके अंदर बोला है। तो गाइस आज की इस वीडियो में छोटा मैंने कोशिश की है कि आपको आईए रिचर्ड्स जो है अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।